गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से क्या पढ़ने वाले हैं? 10th क्लास की जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं हम। और आज की क्लास में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। संसाधन, है ना? संसाधन संसाधन की बहुत सिंपल और सरल परिभाषा क्या है? जो चीजें हमें काम आए, हमारे जीवन में उपयोगी हो, काम आए, हमारे काम को आसान बनाए, हमें लाभ पहुंचाए, वो क्या है? वो सभी संसाधन है ना? व्यवहारिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छी परिभाषा है, लेकिन हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं, है ना? थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्या है संसाधन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पर्यावरण जानते हैं, एनवायरमेंट। पर्यावरण में उपलब्ध या उपस्थित जो भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु है या फिर पदार्थ है या तत्व है ना, जो आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होते हों, जो आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो पर्यावरण में जो कुछ भी उपलब्ध है, चाहे वो खनिज हो, मिनरल्स हो, चट्टान हो, पेड़ पौधे हो, है ना, ये सब क्या है? संसाधन है। लेकिन वही जो आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में लाए जाते हैं, है ना, या फिर मनुष्य के लिए उपयोगी हो। और सरल कर लें, जो आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग में लाए जाते हो, लेकिन किसके? मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में लाए जाते हो, वो क्या कहलाएंगे? संसाधन। और उन संसाधनों की अपनी भी कोई मूल्य होना चाहिए, अपनी भी उपयोगिता होनी चाहिए। मूल्य से तात्पर्य अपनी उपयोगिता होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। लेकिन क्या इतने से ही वो संसाधन हो जाएंगे? उन्हें संसाधन कहना ठीक होगा? शायद नहीं, है ना? तो और क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि जो संसाधन है, जिसे आप कह रहे हैं, वो संसाधन बनाने के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने के लिए क्या है? कुछ चरणों से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन से वो चरण है? क्या क्या आवश्यकताएं हैं? जैसे आप सोचिए, प्रकृति में जो उपलब्ध सामग्री है या उपलब्ध पदार्थ है, वो सब क्या काम करेंगे मानव के लिए? एज, जिसे संसाधन कह रहे हैं, वो कच्चा माल है। क्या है? कच्चा माल, है ना? जिसे आप संसाधन कह रहे हो, प्राइमरी लेवल पर संसाधन है। ठीक है, तो वो जो है संसाधन जो पर्यावरण में उपस्थित है या प्रकृति में, आप कुछ इस तरह से देखिए, जैसे कि प्रकृति, ठीक, प्रकृति में जो संसाधन है, जो कि क्या है? कच्चे माल की तरह है। अब इसका उपयोग करने के लिए बनाना है हमें ना, पहले तो उपयोग करने के लिए वो बन सके, उस स्थिति में पहुंचाना है कि हाँ, अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे आपके घर में रखे हुए बर्तन हो, जो हम सभी के घरों में सामान्य तौर पर स्टील के देखने को मिलते हैं, तो वो जो बर्तन है, उसके बर्तन बनने तक की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से होकर आ रही है? पर्यावरण में उपस्थित जो पदार्थ है, जो खनिज है, जो मिनरल्स है, वहां से, खनिज से लेकर बर्तन बनने तक की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो खनिज निकाले गए पर्यावरण से, प्रकृति से लिए गए हैं धातु के रूप में, चट्टान के रूप में, उनको उस धातु या चट्टान की स्थिति से लेकर कहाँ तक पहुंचाना है?
बर्तन बनने तक की स्थिति तक। तो जब तक बर्तन बनेगा नहीं तब तक वो हमारे लिए उपयोगी कैसे होगा? तो बीच की भी कुछ स्थिति होगी, है ना? तो वो क्या है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो संसाधन है, आपने जाना कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक सामग्री, पदार्थ, तत्व जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होती है वो संसाधन कहलाती है। लेकिन जो कुछ भी पर्यावरण में उपस्थित है उसे बनाने के लिए पहले इसे ना लिखकर, उसे बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की कहाँ से जरूरत आ गई? सपोज करिए कि चट्टान जिसमें मिनरल्स हैं, इस बात की खोज हो गई है, अन्वेषण हो गया है ना, कि इसमें मिनरल्स हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन उपयोग करने के लिए उस चट्टान से मिनरल्स निकालने के लिए, उस चट्टान को निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जिसकी मदद से आप वहां से मिनरल्स निकाल सकते हैं, पृथ्वी के उस क्षेत्र से मिनरल्स निकाल सकते हैं, है ना? तो किसकी जरूरत पड़ गई? प्रौद्योगिकी की। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि जो संसाधन आप प्रकृति से निकाल रहे हैं, है ना, प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो आर्थिक रूप से संभाव्य है? इससे क्या तात्पर्य होता है? आर्थिक रूप से संभाव्य, इकोनॉमिकली फिजिबल है, ये भी देखना होगा। इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि जो भी प्रकृति से आप पदार्थ तत्व निकाल रहे हैं, तकनीकी भी है आपके पास, है ना, तो वो जो पदार्थ आप निकाल रहे हैं उसकी कीमत क्या है? मान लीजिए उसकी कीमत जो है निकालने में खर्च हो जा रही है 100 रुपए, ठीक है, लेकिन उससे जो लाभ मिल रहा है वो क्या है? लागत की तुलना में कम है, और बहुत कम है, ठीक है। तो क्या वो निकालना फायदेमंद होगा? नहीं। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो आप प्रकृति से संसाधन निकाल रहे हैं, संसाधन ले रहे हैं, वो क्या हो? आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इंग्लिश में लिख लें। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, है ना, मीन्स लागत कम, जो भी संसाधन आप प्रकृति से ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसे तैयार करने के लिए अंतिम उत्पाद के रूप में उसे, उसकी जो लागत होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उसे बनाने में खर्च कम आना चाहिए, उसे निकालने में खर्च कम आना चाहिए, और अंतिम जो उत्पाद बनेगा उस पर लाभ अधिक होना चाहिए। दैट इज इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है। और इसके बाद सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। कैसे? सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक। क्या होता है ये कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से मान्य से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि जैसे गाय का दूध या भैंस का दूध समाज में क्या है? स्वीकार्य है, पीना, खाना, उपयोग करना, ये भी क्या है? संसाधन है, ये भी संसाधन है ना, तो ये समाज के द्वारा स्वीकार्य है। अभी आप किसी अन्य बड़े जानवर का ले लें, अगर आप ले लें चमगादड़ का मांस हो, है ना, या किसी अन्य का ले लें, चमगादड़ ही क्यों, जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, तो वो भी क्या है? संसाधन नहीं बन पाएगा। तो समाज में स्वीकार्यता भी होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय समाज की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि चमगादड़ का मांस है या अन्य गाय भैंस जो हमारे यहाँ है, माने के तौर पर गाय का दूध है, भैंस का दूध है ना, भेड़ से हम ऊन निकालते हैं, बकरी का दूध है, तो जिनकी मान्यता है समाज में, उनका ही स्वीकार किया जा सकता है, उनका जो दूध है या मांस है उन्हें ही स्वीकार किया जा सकता है, तो वो ही संसाधन बन पाएंगे, संसाधन
कहलाएंगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए। समय के साथ ये बदलता भी रह सकता है। तो इसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। इन सभी स्थितियां होनी चाहिए तो क्या होगा? संसाधन। इसे क्या कहेंगे आप? संसाधन कहेंगे। ठीक, तो स्पष्ट तौर पर अब क्या निकल कर आया कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, तत्व जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। ये बात आपने जानी। इसके बाद आपने जाना कि इतना ही संसाधन के लिए संसाधन को संसाधन कहना पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संसाधन को संसाधन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी चाहिए। और ये भी देखना होगा कि आर्थिक रूप से संभाव्य है या नहीं है और सामाजिक रूप से मान्य है या नहीं है ना? तब जाके वो संसाधन कहलाएगा, वो संसाधन बनेगा। तो संसाधन बेसिकली क्या हुआ? मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का क्या है? परिणाम है। मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की गई हैं उसका क्या है? परिणाम है संसाधन। क्योंकि अंतिम रूप से जब उत्पाद बनेगा तो ही हम उसे उपभोग कर पाएंगे ना, उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मनुष्य ये जो संसाधन है इंटरैक्ट करता है। क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। कौन? मानव। किसके बीच? अभी जो मैंने आपको बात समझाई है उसी को थोड़ा और गहराई से हम समझते हैं। ये तो संसाधन को समझने के लिए एक पक्ष हो गया। तो जो मानव है वो प्रकृति से क्या लेता है? संसाधन, एज कच्चा माल, है ना? एज कच्चा माल। ठीक, इस कच्चे माल को ये जो प्रकृति से संसाधन लिए हैं उसके लिए इसे क्या चाहिए होगा? निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, अंतिम उत्पाद तक पहुंचने से पहले क्या चाहिए उसे? प्रौद्योगिकी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक, इसके साथ ही क्या आवश्यकता होगी? संस्थाओं की, इंस्टीट्यूशन। तब जाके पूरी तरह से क्या बनेगा? संसाधन। तो मनुष्य प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रिया करता है और फिर संस्थाओं की मदद से, संस्थाएं कौन सी? जैसे सरकार है, कानून है, उद्योग है, बैंक है, इनकी मदद से क्या करता है? जो उत्पाद बनाया है या निकाला है प्रकृति से, पहले तो निकाला फिर बनाया। निकालने में भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ होगा और बनाने में भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उसे क्या करती हैं? बनाती हैं, उद्योग बनाते हैं। और फिर अंतिम उत्पाद को क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा, लोगों में समान वितरण करेगा। तो संस्थाएं तय करती हैं कि उपयोग कैसे होगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और उसका सुरक्षित उपयोग हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे अगर आप पानी ही ले लें, बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। पानी, पानी क्या है? संसाधन है ना? है या नहीं? बिल्कुल है। पानी क्या है? संसाधन है। पानी को निकाला गया, ठीक, यत्र तत्र सभी जगह आप देखते हैं पानी उपलब्ध है, लेकिन क्या है? वो पीने वाला नहीं है। तो हमें जो पानी चाहिए उसके लिए क्या चाहिए? बोरिंग करनी पड़ती है ना? बोरिंग क्या है? एक तरह की से तकनीक है। तो तकनीकी की मदद से पहले पता किया गया कि कहाँ पर पानी है, किस क्षेत्र में पानी है ना? आसानी से मिल सकता है और मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है। ठीक है, मीठे से बेहतर होगा पीने योग्य पानी। और फिर तकनीकी की मदद से, जो जिसे आप क्या कहते हैं? बोरिंग कहते हैं ना, बड़े स्तर पर पहुंचाना है तो बड़ी बोरिंग होगी, सरकार के माध्यम से उसे करवाया जाएगा। और उसे फिर क्या करेंगे? टंकी बनाई जाएगी। बोरिंग होने के बाद तकनीकी का प्रयोग किया गया, है ना? फिर कुछ संरचना क्रिएट की गई जिसे आप टंकी कहते हैं, पानी की टंकी। आपने देखा होगा कस्बों वगैरह में, शहर में ये पानी की सप्लाई, जो आप टैप पानी इस्तेमाल करते हैं टैप का घर में, है ना? टाइम होता है कि हाँ सुबह 9 बजे आएगा या शाम को 5 बजे आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पानी
पानी की पहले तकनीकी की मदद से बोरिंग की गई, पानी की पूरी व्यवस्था की गई, फिर एक टंकी बनाई गई, है ना। फिर वहां से तय हुआ कि पानी इस किस किस क्षेत्र में, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, किस किस क्षेत्र में, जितने आसपास के क्षेत्र हैं उनमें कितना पानी जाएगा। सपोज करिए कि एक क्षेत्र को जरूरत है 100 लीटर की, किसी दूसरे क्षेत्र में अधिक जनसंख्या रहती है तो वहां 200 लीटर की शायद जरूरत होगी, है ना। तो ये कौन करेगा? ये संस्थाएं तय करती है, ठीक। तो ये पूरी व्यवस्था काम करती है। ये क्या है? प्रकृति से जो संसाधन था, हमने जो पानी उदाहरण स्वरूप लिया, उसका आम लोगों तक कैसे पहुंचाया गया, आम लोगों के उपयोग के लायक कैसे बनाया गया, है ना। लोग उसका उपयोग कर सके ताकि जनजीवन आसानी से चले, देश का विकास हो, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक देश का विकास कैसे होगा? क्या ये संभव है? नहीं। तो सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना पहली प्राथमिकता है लोगों की, और सरकार की, संस्थाओं की, जो भी हैं उनका यही उद्देश्य है कि लोगों तक संसाधनों को की जो पहुंच है वो आसान बनाई जाए, है ना। तो इस तरह से आपने जाना कि मनुष्य प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रिया करता है और संस्थाओं की मदद से उनका वितरण होता है, कि संस्थाएं चेक करती हैं कि सही उपयोग और प्रबंधन हो रहा है या नहीं। प्रौद्योगिकी क्या करती है? कच्चे माल का उपयोग करती है। प्रकृति से डायरेक्ट जब कुछ निकालते हैं तो वो क्या है? एज ए कच्चा माल निकालते हैं। जैसे आप संसाधन, जब आप उद्योग पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट तौर पर इसे कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना कि मनुष्य प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। क्या होगा इससे? आर्थिक विकास तेज करने के लिए, देश का आर्थिक विकास तेज करने के लिए, है ना। और संस्थाओं का निर्माण करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है, वितरण नहीं, निर्माण, ठीक है। तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है और मानव खुद स्वयं संसाधनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि मानव खुद एक संसाधन है जो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनको संसाधनों में परिवर्तित करता है, ठीक है, और फिर वो प्रयोग में लाए जाते हैं। स्पष्ट है? अब हम आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, बस कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है जब संसाधन की बात हो। तो प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, फिजिबिलिटी, आर्थिक संभाव्य देखिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, और ये कुछ ना याद रहे तो वो ट्रायंगल याद रहना चाहिए, है ना, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाएं, इन तीन की मदद से क्या बन जाता है? मनुष्य संसाधन बनाता है ना। मनुष्य संसाधन को संसाधन उपयोगी संसाधन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। रिसोर्सेस
क्लासिफाइड रिसोर्सेज। संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत देखेंगे हम कि संसाधन 4 तरह से वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह से हैं। कौन कौन से? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्सेस कौन से होते हैं? जो जीवित हो। कौन से? जिनमें जीवन हो। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन होता है। जीवन होता है, जैसे मनुष्य या मानव, ठीक है, वनस्पति, जानवर, मछली, पशुधन, ये सब किसमें आएंगे? सब जीवित है, इनमें प्राण है ना, इनमें प्राण है, सजीव हैं ये। तो ऐसे संसाधन कौन से होंगे? जैविक संसाधन होंगे। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं ये? जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, बायोस्फीयर से। ये संसाधन बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं। बायोस्फीयर कहाँ है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक, स्थल, जल और वायुमंडल, ये मंडल है, ठीक है। और इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये क्या है? बायोस्फीयर क्षेत्र है, जीवमंडल क्षेत्र है। यहीं पर ये संसाधन, जैविक संसाधन मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन एबायोटिक, है ना। ये कौन से संसाधन है? ऐसे संसाधन जो निर्जीव हो, जिनमें प्राण ना हो, निर्जीव हो, नॉन लिविंग, जिनमें प्राण ना हो या जीवन ना हो, वो क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टान है, जैसे चट्टान है, धातुएं हैं, है ना, पानी है, हवा है, मिट्टी है, क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। कौन कौन से? जैव और अजैव, सजीव और निर्जीव, है ना। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, समाप्यता के आधार पर। जो संसाधनों का वर्गीकरण है, उसमें नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पर। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। कौन सी? समाप्यता से अर्थ क्या है? समाप्त होने के आधार पर, कि कौन सा पहले खत्म हो जाएगा या बाद में खत्म होगा, या कौन सा खत्म ही नहीं होगा, भरता रहेगा पूल, कुछ इस तरह से, है ना। समाप्त होने के आधार पर, जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है समाप्त होने के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, नवीकरण योग्य संसाधन। सेकंड, अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, क्या कहेंगे?
रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होते हैं ये रिसोर्सेज? क्यों कह रहे हैं इनको समाप्यता के आधार पर इन्हें क्यों नाम दिया गया है? देखते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से हैं? ऐसे संसाधन जो भर जाते हो, मतलब क्या है, नवीकरण हो जाता है उनका, नए हो जाते हैं। जैसे एक बार खत्म हो गए, कि जैसे सपोज करिए इस क्षेत्र में, इस भाग में जंगल थे, है ना, तो क्या हुआ, जंगल खत्म हो गया, या इस क्षेत्र से जंगल किसी ने काट लिया सपोज करिए, लेकिन फिर से वहां पर घास उगाया, काटने के बाद भी वहां पे घास उगाई, है ना, तो क्या हुआ, अपने आप को पूरा कर लिया, अपने आप को पूरा कर लिया। तो ये जो क्षेत्र है ये पुनः प्रकृति के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर घास या पेड़ पौधे उगाएंगे, तो पुनः क्या किया प्रकृति ने, उसे भर दिया, उसे भर दिया। तो प्रकृति बार बार ऐसे संसाधनों का निर्माण करती रहती है ना, तो वो एक तरह से नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाएंगे। बार बार उन संसाधनों का क्या होता रहता है, नवीकरण होता रहता है, वो संसाधन खत्म नहीं होते, नवीकरण उनका चलता रहता है। ऐसे संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, या प्रकृति इन्हें लगातार क्या करती है, बनाती रहती है ना। ऐसे संसाधन जिनका नवीकरण प्रकृति करती रहती है, नवीकरण करती रहती है कौन, प्रकृति। ठीक है, ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये जो नवीकरण योग्य संसाधन है, इन संसाधनों को भौतिक, फिजिकल, रासायनिक या यांत्रिक, मैकेनिकल प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जा सके, नवीकृत, नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ये क्या कहलाएंगे, नवीकरण योग्य संसाधन। कौन कौन सी क्रिया, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है, जो ऐसे संसाधन है उन्हें क्या कहेंगे, नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे सूर्य, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, या क्या कहते हैं हम, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, भौतिक प्रक्रिया है ना, लगातार बनती ही रहती है, बनती ही रहती है, खत्म नहीं हो रही है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ये भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत, साथ ही ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, है ना। तो सौर ऊर्जा है, हवा है, पानी है, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, या आप ले ले, भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा आपका जल चक्र। क्या आएगा, जल चक्र। जैसे पानी का आप देख रहे हैं, एक बड़े भाग पर, पृथ्वी के बड़े भाग पर क्या है, पानी है। ठीक है, गर्मी के दिनों में क्या हुआ, तापमान बढ़ा, पानी भाप बनकर उड़ गया, ऊपर गया, तो क्या हुआ, वो बादल बन गया, बादल बनकर नीचे फिर से बरस जाता है, तो क्या मिला, पानी। तो पानी ही उड़कर गया था और वापस क्या प्राप्त हुआ, पानी। ठीक है, बेसिकली भौतिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, वो नहीं बदलता है। तो पानी का जो सूत्र है, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं बता रही हूँ आपको,
पानी का जो सूत्र होता है वो, जो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो नहीं बदलता है, जाने दीजिए, है ना। तो ये जल चक्र किसमें आएगा? भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, जो नवीकरणीय योग्य संसाधन आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या कहा है कि जो रासायनिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से भी भौतिक प्रक्रिया हो या रासायनिक प्रक्रिया हो या मैकेनिकल प्रोसेस हो, तो ये क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए ना। जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, ठीक है। जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो पदार्थ के अंदर तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उनका रेशियो बदल जाता है, ठीक। रेशियो से बेहतर होगा, रासायनिक संगठन बदल जाता है। और इसके बाद है यांत्रिक प्रक्रियाएं। वो प्रक्रिया जिस पर हवा, दाब इनका प्रभाव पड़ता है, इनके प्रभाव से परिवर्तित होते हैं या नए बनते हैं, नवीकरण होता रहता है, वो प्रक्रियाएं यांत्रिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से जो संसाधन नवीकृत या पुनः उत्पन्न किए जाते हैं या किए जा सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, नवीकरण योग्य संसाधन। इन्हें सतत या प्रवाह संसाधन में भी कहते हैं। इन्हें सतत या प्रवाह संसाधन भी कहते हैं। किन्हें? नवीकरण योग्य संसाधन को प्रवाह संसाधन भी, सतत या प्रवाह संसाधन भी में भी बांटा गया है या कहते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहेंगे, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः, जो नवीकरणीय संसाधन है इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। प्रतिदिन आप संसाधनों का उपयोग भी कर लेते हैं, उसके बावजूद संसाधन कम नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नवीकृत हो जा रहा है वो, ठीक है। जैसे एक टब है, यहाँ पर सामग्री कुछ रखी हुई है, आप प्रतिदिन इसका क्या करते हैं, उपभोग कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये जो क्षेत्र है पुनः प्रकृति के द्वारा संसाधनों से भर दिया जाता है, तो क्या हो रहा है, प्रतिदिन नवीकरण हो रहा है, ठीक है। यही है नवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। सरल है। चलिए आगे देखते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन कौन से होंगे? वो संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, फिर नहीं बनने वाले। मीन्स कि ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें बनने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस समय तक क्या, उस समय तक के लिए तो हमारी आपकी न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी और शायद एग्जिस्ट भी ना करें, है ना। तो हमारे लिए तो वो खत्म हो गया ना, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कौन से होंगे? जो एक बार, जो संसाधन एक बार खत्म हो जाए और जल्दी नहीं बनते। ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए और जल्दी नहीं बनते हैं, इसके अंतर्गत कौन से आएंगे संसाधन? जैसे कि खनिज। यदि ये एक बार खत्म हो गए तो इन्हें बनने में बहुत लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगेगा, ठीक है। या फिर जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो जीवों के अवशेष से जो ईंधन बनता है वो क्या कहलाएगा? जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अर्थात जीवों के अवशेष दब गए हैं, उसके बाद वो ईंधन बनता है और ये प्रक्रिया होने में बहुत समय लगा है, लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है, उसके बाद ही बनते हैं जीवाश्म ईंधन या खनिज है। अब इसे लिख भी लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, लाखों वर्ष लग जाते हैं
इनके बनने में, है ना। और जीवाश्म ईंधन तो एक बार यदि खत्म हो गया तो अचक्रीय है ना, खत्म तो खत्म। कैसे खत्म ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ये खत्म। तो ये हो गया समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर क्यों कह रहे हैं, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समाप्त होने की दर किसकी क्या है, नवीकरणीय जो संसाधन है वो नवीकृत होते रहते हैं, ठीक है, बनते रहते हैं लगातार। अनवीकरणीय जो एक बार खत्म तो लंबे समय तक नहीं बनने वाले हैं। लंबे समय से तात्पर्य क्या है वो आप समझ गए हैं, है ना। तो इस तरह से समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन आपने समझ लिए और अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन होते हैं ये भी आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत अगला पॉइंट है तीसरा, जिसमें आएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, है ना। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है इसमें 4 तरह से है। कैसे देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो निजी तौर पर होते हैं, निजी व्यक्तियों के पास होते हैं, निजी तौर पर होते हैं। उदाहरण स्वरूप आप समझने के लिए सबसे सरल समझिए कि आपके माता के पास क्या संसाधन है ना, या आपके पिता के पास क्या संसाधन है। अभी यहाँ संसाधन का अर्थ क्या होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बदल गया, है ना, लेकिन बिल्कुल भी बदला नहीं है। व्यक्तिगत संसाधन कौन से होंगे, जो निजी व्यक्तियों के पास, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में जो संसाधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व से क्या तात्पर्य है, मालिक होते हैं उस संसाधन के, वो मालिक होते हैं, है ना। जैसे आपके मम्मी पापा के पास क्या है, कार है, तो वो क्या है, निजी स्वामित्व में है। आपके माता पिता के निजी स्वामित्व में है वो संसाधन, ठीक है, वो कार, वो घर, ये सब निजी स्वामित्व के अंतर्गत आएगा। जमीन, समझ रहे हैं, उस पर आपकी अनुमति के बिना कोई भी उसका उपयोग नहीं कर सकता। निजी स्वामित्व से क्या तात्पर्य है, आपकी अनुमति के बिना, मतलब जो उस संपत्ति का मालिक है, उस संसाधन का मालिक है, उसकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। दैट इज निजी स्वामित्व, ठीक। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन से होंगे, जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में रहते हैं। ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के पास होते हैं, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। जैसे गांव में जो भूमि होती है ग्रामीण स्तर पर, वो क्या होती है, भूमि दो तरह से देखने को मिलती है। एक तो आप देखते हैं भूमि के स्वामी के तौर पर, भूमि है और भूमि के स्वामी है ना, निजी संपत्ति हो गई, निजी स्वामित्व हो गया। वहीं गांव में आपको देखने को मिलेगा भूमिहीन, ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, तो क्या है, उनका स्वामित्व उस पर नहीं है, किसी भी भूमि पर नहीं है। भूमिहीन होने से क्या तात्पर्य है, किसी भी भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं है। अगर स्वामित्व की बात करें और शहर के स्तर पर देखें तो शहर के स्तर पर क्या देखने को मिलेगा, लोगों के पास क्या है, गांव में जैसे भूमि है लोगों के पास, और या तो भूमि है या तो भूमि नहीं है ना। शहर के स्तर पर देखेंगे तो लोगों के पास भूखंड होते हैं, एक जमीन का टुकड़ा जिस पर वो घर या जो कुछ बनाना चाहे बनाते हैं, या फिर आप उसे घर कह सकते हैं, घर होता है, या फिर अन्य कोई जायदाद होती है जिस पर उनका स्वामित्व होता है, या फिर कई बार बाग है, चारागाह है, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, निजी स्वामित्व।
इसके अतिरिक्त यदि आपको समझना है तो ग्रामीण स्तर पर किसी किसान के पास जो निजी जमीन है, निजी कार है, बाइक है, ट्रैक्टर है, घर है, कुछ भी, ये सब क्या है? निजी स्वामित्व है। आशा करते हैं आपको निजी स्वामित्व या व्यक्तिगत संसाधन समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर दूसरा पॉइंट क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, है ना? कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज, इस पर एक से अधिक लोगों का क्या होता है? नियंत्रण होता है ना? तो समुदाय के सभी सदस्यों को ये उपलब्ध होते हैं। ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध हों, वो कौन से संसाधन होंगे? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं ये संसाधन, जैसे शमशान भूमि, दाह संस्कार किया जाता है ना, शमशान भूमि, या चारण भूमि। गांव के स्तर पर सभी लोग मिलकर, ग्रामीण जन, गांव के पूरे गांव के लोग मिलकर एक ऐसा क्षेत्र उन्होंने रखा हुआ है जहां पर हरी घास लगती है ना, अपने आप उगाती है। और उस क्षेत्र में क्या करते हैं? गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने जानवरों को ले जाकर क्या करते हैं? चराते हैं, है ना? तो दैट इज चारण भूमि। या उनके लिए क्या किया जा रहा है? चारे के लिए भूमि छोड़ी गई है और उस क्षेत्र पर चारा उगाया जाता है जिसे जानवर लोग खाते हैं, दैट इज चारण भूमि। या फिर खेल का मैदान, किसी एक का नहीं है, खेल का मैदान पंचायत का, है ना? तो खेल का मैदान क्या होगा? किसी एक का तो होगा नहीं, पूरे गांव का है। वहां पर गांव के पूरे बच्चे या सभी बच्चे खेलते हैं। तो ये क्या हो गया? समुदाय की बात हो गई। समुदाय के सभी सदस्यों को जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन। अगर आप शहर की बात करेंगे तो क्या पाएंगे? शहर में किस तरह से सामुदायिक संसाधन है? जैसे पार्क। पार्क क्या होते हैं? पार्क में घूमने जाते हैं ना, वो सार्वजनिक होते हैं, वो सभी के हैं। कोई वहां पर नहीं कह सकता कि आप क्यों आए हैं, आपको नहीं आना चाहिए, ऐसा समथिंग कुछ भी नहीं। वो सभी लोग वहां पर जा सकते हैं। या फिर पिकनिक स्थल, जो पिकनिक स्थल होते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं ना। खेल का मैदान, ये क्या है? समुदाय के अंतर्गत आएंगे, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से हैं, जो समुदाय के सभी सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लाभ उपलब्ध कराते हैं, लाभ देते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। स्पष्ट है? अगला पॉइंट क्या है? स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण है अगला, थर्ड, राष्ट्रीय संसाधन। कौन से संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेस। देश में नेशनल की बात आ गई, राष्ट्र की बात आ गई, तो यहाँ पर बात किसकी होगी? देश में जितने भी संसाधन है वो सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। पानी, मिट्टी, हवा, जो कुछ भी है वो सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो देश के जैव अजैव सभी संसाधन किसमें आ जाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। देश के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं, सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने अभी जो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन जाने हैं वो सभी इसी में आ जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन में, है ना?
ठीक है। फिलहाल उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे सड़क है, रेल है, नहर है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाले जो भी खेत हैं, जो कुछ भी व्यक्तिगत स्वामित्व में था या सामुदायिक स्वामित्व में था, ये सब क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। आपने देखा होगा जो सड़क बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं से बनाई जाएगी, किसी ना किसी क्षेत्र से होकर गुजरेगी। वो जो जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही है, सपोज ये सड़क है ना, और ये जो सड़क अभी बनी नहीं है, बनानी है, ठीक है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं सड़क का, ये क्षेत्र, ये सड़क जो गुजरनी है, ये रामलाल, श्यामलाल, राधे श्याम, सीता, गीता, ममता, इनके खेतों से होकर गुजर रही है। तो क्या होगा कि ये जो खेत हैं, ये क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है लोगों के। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हमने क्या जाना? देश के जितने भी संसाधन है, सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। तो इनके खेत से गुजरने के लिए ये संसाधन किसके पास चले जाएंगे? सरकार के पास। सरकार इन्हें ले लेगी, ठीक है, और सड़क बन जाएगी। तो भूमि अधिग्रहण का अधिकार सरकार के पास है। सारे जितने भी खनिज संसाधन है, जल संसाधन है, वन्य जीव संसाधन है, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। मैं इसे रफ कर देती हूँ, फिर लिखती हूँ। ठीक है। सारे जो खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन जीव संसाधन है, वन्य जीव संसाधन, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। साथ ही राजनीतिक सीमाओं के अंदर, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि जितनी भी है, वो सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। इसके अतिरिक्त और 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील तक, 12 समुद्री मील, जो कि कितना होगा? लगभग 22 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, कौन सा? महासागरीय। नॉटिकल मील की बात की जा रही है तो ये समुद्र की बात की जा रही है ना। महासागरीय क्षेत्र, महासागर का जो क्षेत्र होता है, और इसमें पाए जाने वाले संसाधन, इसमें पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, वो क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। किसके? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ये 12 नॉटिकल माइल आपने जाना होगा, मैरीटाइम जोन, जो समुद्री जोन है, जिसे मैं आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ। ये क्या है? भारत, ठीक। इस तरफ महासागर का क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र है ना। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर तट से लेकर इस तरफ एक लाइन, जिसे मैरीटाइम जोन कहते हैं ना, एक क्या? एक विभाजन है। उसे आप देखेंगे, जिसमें आप देखते हैं इंटरनल वाटर और टेरिटोरियल वाटर। इंटरनल वाटर तट से समुद्र की ओर, है ना, इंटरनल वाटर।
जो तट के पास ही होता है, इस पर पूरा अधिकार होता है। पूर्ण अधिकार होता है किसका? देश का, जिस भी देश का है। जैसे मुंबई बंदरगाह का जो क्षेत्र है, मुंबई बंदरगाह के अंदर का जो क्षेत्र है, या चेन्नई बंदरगाह के अंदर का जो क्षेत्र होगा, वो क्या हो जाएगा? इंटरनल वाटर के अंतर्गत आएगा। इस पर तो पूरा अधिकार है। लेकिन जैसे ही आप इंटरनल वाटर से आगे की ओर बढ़ेंगे, सपोज ये इंटरनल वाटर है ना, इसके बाद टेरिटोरियल वाटर, तो तट से कितना? 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, ठीक, जो कि कितना है? लगभग 22 किलोमीटर है ये क्षेत्र। यहाँ पर 100% अर्थात पूर्ण अधिकार होता है। पूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो क्या होंगे? उस पर देश का पूर्ण अधिकार होगा। जैसे सपोज ये इंटरनल वाटर और ये टेरिटोरियल वाटर, प्रादेशिक जल। इसके बाद आता है कॉन्टिगुअस, ठीक है। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। तो यहाँ तक क्या है? नेशनल रिसोर्सेस, राष्ट्रीय संसाधन, यहाँ तक कहाँ तक? टेरिटोरियल वाटर्स यहाँ तक, या 12 नॉटिकल माइल तक क्या है? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देश का उस पर पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। ये कौन तय करता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप बस इतना जान लीजिए। मैरीटाइम जोन अंक्लॉस के द्वारा बनाया गया है। अंक्लॉस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे समुद्र का संविधान भी कहते हैं, जिसे 1982 में अपनाया गया था और 1994 में लागू किया गया है। इसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया 12 नॉटिकल माइल कैसे होगा। यहाँ तक के जो जितने भी संसाधन है वो किसके अंतर्गत आएंगे? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होंगे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं, ठीक है। और ये जो संसाधन है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं, ये संसाधन 200 नॉटिकल माइल के परे, जो कि लगभग होगा 370 किलोमीटर, अर्थात तट से जो आप ध्यान रखिए, ये भारत है ना। मैप बहुत ज्यादा खराब बना है, हम इसे ठीक कर लेते हैं। भारत है ना, भारत का ये तट है। तट से कितना? 370 किलोमीटर के बाद, है ना। परे से क्या तात्पर्य है? इसके बाद, या फिर 200 नॉटिकल माइल, 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र है महासागर का, ये क्षेत्र क्या होगा? इधर महासागर है ना, के बाद का जो क्षेत्र है महासागर का, इस क्षेत्र में जब किसी को संसाधन निकालने होते हैं महासागर के गर्भ से, उसकी गहराई से, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से क्या लेनी पड़ती है? इजाजत लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। तो महासागर 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल के परे जो संसाधन है, उन पर कौन नियंत्रण करता है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उन्हें नियंत्रित करती हैं। स्पष्ट है? ये जो संसाधन है 200 नॉटिकल माइल के परे वाले जितने भी संसाधन है महासागर के गर्भ में, इन्हें ये जो होते हैं खुले महासागरीय संसाधनों पर, ये कैसे हैं? खुले महासागरीय संसाधनों पर, इनमें जो संसाधन पाए जाते हैं
किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि केवल भारत का नियंत्रण नहीं है, नहीं, किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होता है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं होता, ठीक है। और इन संसाधनों का उपयोग जो कि 200 नॉटिकल माइल के बाद महासागरीय जो क्षेत्र है उनमें जो संसाधन पाए जाते हैं उनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात इजाजत लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, है ना। भारत के पास हिंद महासागर की गहराई में, कहाँ, हिंद महासागर की गहराई में उपस्थित मैग्नीज, कौन से, मैंगनीज नोड्यूल्स, नोड्यूल्स मीन्स पत्थर होंगे, है ना, छोटे बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं वो खनिज से परिपूर्ण है ना, उसमें कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो उसमें जो उपस्थित हिंद महासागर की गहराई में उपस्थित जो मैग्नीज नोड्यूल्स हैं या फिर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, है ना, इन्हें निकालने के लिए को निकालने के लिए निकालने का विशेष अधिकार भारत को मिला है, विशेष अधिकार भारत को मिला है। क्या समझ में आया? ये कि भारत के पास हिंद महासागर की गहराई में जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं या मैग्नीज नोड्यूल्स हैं उन्हें निकालने का विशेष अधिकार भारत को मिला है। और ये अधिकार कौन देगा? भारत ने परमिशन ली होगी, किससे ली है? ये अधिकार भारत को ISA ने दिया है। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ISA क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। भारत इस संस्था का फाउंडिंग मेंबर है। क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। अंक्लॉस के अंतर्गत ही है ये संस्था। इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? किंगस्टन में। किंगस्टन कहाँ है? जमैका में, ठीक है। तो इस संस्था में आपको ISA में अगर खुले महासागरीय क्षेत्र में के किसी संसाधन को क्या करना है? निकालना है, तो उसके लिए आपको इस संस्था में जानकारी देनी होगी, है ना। सरल शब्दों में समझे तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे इस क्षेत्र से क्या निकालना है? संसाधन निकालने हैं। ये संस्था आपको परमिशन देगी तो आप निकाल सकते हैं, या किसी देश को परमिशन देगी तो वो देश निकाल सकता है उस क्षेत्र से संसाधन। नहीं मिलेगा तो फिर नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सरल। चलिए, तो भारत को मैग्नीज नोड्यूल्स निकालने का अधिकार इस संस्था ने दिया है, जो कि 2027 तक अभी है हमारे पास। इसका विशेष अधिकार अभी हमारे पास है ना। मैग्नीज नोड्यूल्स समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले जो काले गोल पत्थर हैं, जैसे खनिज होते हैं जिनमें मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है,
ये सब मूल्यवान धातुएं होती हैं, इन्हें निकालने के लिए ये व्यवस्था है। तो आपने जाना अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत का ये बेहतरीन उदाहरण आपने जान लिया, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं आपने ये भी जान लिया। ठीक है, अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, और अगला चरण है क्या, अभी हम संसाधनों के वर्गीकरण पर ही हैं, और संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखा, हमने समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण देखा, हमने स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं विकास के स्तर पर वर्गीकरण देखने वाले हैं। विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। विकास के आधार पर कैसे, इसके अंतर्गत आएगा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन कौन से होते हैं, वो संसाधन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, संभावित संसाधन उन्हें कहते हैं जो उपस्थित तो होते हैं पर उनका उपयोग नहीं किया, जो प्रकृति में उपस्थित हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, संभावित संसाधन। मतलब इस क्षेत्र में पोटेंशियल तो है ना, हम कहते हैं ना इस क्षेत्र में पोटेंशियल है, इस बच्चे में पोटेंशियल है, मीन्स उसमें योग्यता है लेकिन उसकी योग्यता बाहर निकल कर नहीं आई है ना। ठीक उसी तरह किसी क्षेत्र में सोचिए कि पेट्रोलियम उपस्थित है, पाया जाता है, लेकिन उसे अभी तक निकाला नहीं गया है ना। सोचिए किसी क्षेत्र में कोयले की पूरी खान है ना, कोई एक बड़ी चट्टान देखी गई है किसी क्षेत्र में, लेकिन उसे अभी तक निकाला नहीं गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल बताता है कि वो वहां पर है। ठीक, दैट इज पोटेंशियल। तो ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं, किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं पर उनका उपयोग नहीं किया गया है, उनका उपयोग नहीं किया गया, क्या कहलाएंगे, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्र में क्या है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बड़े पैमाने पर उत्पादन यहाँ से किया जा सकता है, लेकिन इनका अभी तक सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर पोटेंशियल है इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए, लेकिन इनका अभी तक बहुत अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया गया। ठीक, तो ये हो गए संभावित संसाधन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, क्या हो चुका है, सर्वे हो चुका है, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र से सपोज करिए कोयला निकालना है, कोयले की कोई खदान है, पहले पता किया गया कि कोयला है किस क्षेत्र में है, तो पता चला कि हाँ इस क्षेत्र में कोयला तो है, सपोज इस क्षेत्र में क्या है, कोयला है ना। मान लेते हैं इस क्षेत्र में क्या है, कोयला है, कोयला की सबसे पहले क्या हुई, खोज हुई, तभी पता चला। ठीक, खोज कैसे हुई होगी, सर्वे किया गया होगा, सर्वे से पता चला, फिर क्या करेंगे, खुदाई की, फिर करेंगे खुदाई, खुदाई के बाद उत्पादन किया जाएगा,
और फिर उसे उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये क्या कहलाएगा? विकसित संसाधन के ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका हो, खोज हो चुकी हो, है ना, उत्पादन हो चुका हो और वो उपयोग में लाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भंडार। भंडार रिसोर्सेस, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रिसोर्सेस कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, जो पर्यावरण में उपस्थित है, लेकिन लेकिन तकनीकी के अभाव में, किसके अभाव में? तकनीकी, प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में क्या है? मानव पहुंच से बाहर है। मानव की पहुंच से बाहर है ना? मीन्स इसके लिए भी तकनीकी विकसित नहीं हो पाई है। हमें पता है कि यहाँ पर संसाधन है, हम उपयोग कर सकते हैं, हमें ये भी पता है, लेकिन उसे निकाले कैसे? टेक्नोलॉजी नहीं है उसे निकालने के लिए, उस संसाधन को निकालने के लिए क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है, तो व्यवहारिक नहीं होगा ना, व्यवहारिक उपयोग उसका नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं क्या, पानी से, पानी में क्या होता है? H2O, पानी का सूत्र है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है पानी। तो हाइड्रोजन एक ऊर्जा का क्या हो सकता है? एक अच्छा स्रोत हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए जो तकनीकी है वो काफी मुश्किल है, उसे प्राप्त करना कठिन है। इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक अभी तो धीरे धीरे हो रही है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते। चलिए, लेकिन पहले बहुत मुश्किल था हाइड्रोजन को अलग करके ऊर्जा के तौर पर। तो आपको समझ आ गया भंडारण रिसोर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट है संचित कोष। रिजर्व रिसोर्सेस, ये क्या होते हैं? ये भंडार का ही हिस्सा होते हैं, जो भंडार वाले रिसोर्सेस है ना, उन्हीं का हिस्सा है। यहाँ भी तकनीकी का क्या है? अभाव है, तकनीकी का अभाव है। तो ये जो रिजर्व रिसोर्स होते हैं ये भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। इसकी खास बात क्या याद रखनी है? भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग जो होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। वर्तमान में उपयोग बहुत सीमित होता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में इनका उपयोग क्या हो रहा है? बहुत सीमित पैमाने पर है लेकिन, है ना? या बांध में जो जल है, वन है, ये सब क्या है? संचित कोष है। इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।